नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान की, जो राजस्थान में चल रहा है। 26 जनवरी से शुरू हुआ, 26 मार्च तक चलेगा, लगभग 2 महीने का है। कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान के जरिए हम हर आम आदमी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यकर्ता एकजुट होंगे, राजस्थान सरकार की योजनाओं की जनता के बीच लेके जाएंगे और केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है उसको लेकर के जाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान या यात्रा कहो इसे, ये भारत जोड़ो यात्रा से ही निकली हुई यात्रा है। उसी दरमियान ये तय किया गया था कि अब राज्यों में इसका फॉलोअप क्या हो, तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान किया। केंद्र सरकार पर जिस तरह से आरोप लगाए गए और उसी को लेकर के एक एजेंडे के जरिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अभी उसी के आगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाए जा रहे हैं। तो चले, इन दोनों राजस्थान में प्रभारी मिस्टर रंधावा भी आए हुए हैं और हर एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। कोशिश की जा रही है कि मंडल इकाई तक इसे ले जाया जाए। यह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिन बीजेपी काफी एग्रेसिव रही जन आक्रोश यात्रा के दौरान। अब की बार बीजेपी का सरकार के 4 साल पूरे होने पर विरोध का ट्रेंड बदला हुआ था। अब की बार जन आक्रोश सभाएं की, यात्रा की और अब हर चौखट तक यानी कि हर घर तक जाने का एक अभियान बीजेपी शुरू करेगी। जो वीकर सीट हैं उनको टच करेगी। इसी तरह से कांग्रेस का ये मानना है कि हमारा जवाब जनता के बीच जाकर हाथ जोड़ो यात्रा से देंगे। खैर, चुनावी साल है, आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और चढ़ता नजर आएगा। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, तो हम चर्चा शुरू करेंगे और क्या इसका असर होगा। हमारे साथ भरत मेघवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। भाजपा से हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी साहब हैं। हमारे साथ समीक्षक राजेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं भरत आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले, किस मोटिव को लेकर के कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान निकाल रही है? ये तो तय है और सही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी उसी दौरान ये विचार आया था और तब से ये किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अंदर थी तो राहुल गांधी जी ने जब अलवर में सभा थी तभी भी वहाँ ये बात कही थी कि जितने भी मंत्री हैं और राजस्थान में जितने भी एमएलए हैं वो अपनी विधानसभा में महीने में एक बार 15 किलोमीटर की यात्रा करें और जनता के बीच में जाकर जनता की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करें, जनता सरकार तक और सरकार जनता तक आसानी से पहुंच सके। और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है उसकी रूपरेखा तैयार की गई और उसको तैयार करने के बाद 26 जनवरी से इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चलाया गया। और वर्तमान में अभी 26 जनवरी से प्रत्येक दिन हर एक विधानसभा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है वो जो चल रहा है। इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी की एक चार्जशीट है उस चार्जशीट को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना सवाल है भरत, यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट या केंद्र सरकार के खिलाफ लेके जा रहे, बीजेपी के खिलाफ पार्टी के खिलाफ भी आप लोग चार्जशीट लेके जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 8 सालों में जो भी जुमले वादे किए उन वादों को पूरा किया नहीं और जो एक इनका बात थी कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ का साथ और खुद का विकास तक निर्भर रह गई है। उन सभी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, आज देश के अंदर जो 10% लोग हैं उनके पास 64% इस देश की संपत्ति है। 72,000 करोड़ इनके जितने भी दोस्त थे उन दोस्तों का इन्होंने कर्ज माफी किया। इसके साथ ही जब 2014 में 400 रुपए गैस सिलेंडर हुआ करता था, आज वो 1100 पहुंच गया है। इसके अलावे भाई जितनी भी आप चीजें देखेंगे कि जो जुमलेबाजी की गई 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की, वो 10 लाख तक आ गए। अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं को चला गया, किसानों को 3 काले कानून लाकर चला गया। तो इन सब चीजों को जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ राजस्थान में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं पिछले 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है उनका भी प्रचार
प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी विधानसभा प्रत्याशी है, वर्तमान में जो एमएलए हैं, वो जो भी अपनी विधानसभा में काम किए हैं, उन सभी कामों को जनता से 1 to 1 कनेक्ट होके पहुंचाने का एक माध्यम इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत किया जा रहा है। आशीष जी सुना, न केवल केंद्र सरकार, बीजेपी के खिलाफ भी कांग्रेस चार्जशीट जनता के बीच लेकर के जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान केवल हाथ जोड़ करके जनता के बीच नहीं जा रहे, इनका साफ कहना है कि बीजेपी का हम चिट्ठा भी साथ में लेके जा रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, हमको पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान क्यों प्रारंभ किया। आपको ध्यान हो, जब ये यात्रा केरल से प्रारंभ होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है तो जयराम रमेश जी से जब ये प्रश्न पूछा गया कि क्या इसका कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट होगा, तो उनका ये उत्तर था कि अगर संगठन इसका फॉलोअप नहीं करता है तो कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए योगेंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का संगठन पूरे देश से लगभग समाप्त हो चुका है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो इनके हर जगह पे या तो विधायक उस क्षेत्र का जागीरदार है या हारा हुआ प्रत्याशी जागीरदार है। अगर हम बात करें कई जगह पे तो दिक्कत ऐसी आती है, फॉर एग्जाम्पल हम बैरोड की बात कर लें या जागीरदारी भी खत्म नहीं हुई। नहीं, इनकी जागीरदारी खत्म नहीं है, कारण इनका संगठन नहीं है ना, संगठन नहीं है। अब जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो वहां सपोज वहां से निर्दलीय एमएलए जीत के आ गया, तो उन दोनों में द्वंद्व चल रहा है कि भाई हारे हुए प्रत्याशी की चलेगी कि जो सरकार को समर्थन दे रहा है उसकी चलेगी। तो कांग्रेस का संगठन है नहीं। आप देखिए, इनके 400 ब्लॉक अध्यक्ष होने थे, इनके जिला अध्यक्षों की जो नियुक्तियां होनी थी, अब जाकर के जब से रंधावा जी यहाँ पे आए, जब इनको लगा कि हमको 26 जनवरी से हाथ जोड़ो का जो है आगाज करना है, तब जाकर के इन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। और जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी तक 400 ब्लॉक अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त नहीं किए हैं। 42 जो इनके संगठन जिले हैं उसमें से 35 जिला अध्यक्ष इनको बदलने हैं। एनीवे, ये उनका इंटरनल मैटर है कि वो अपने संगठन को दुरुस्त रखें या नहीं रखें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ जो है जाएंगे, आप देखिए योगेंद्र जी, जनता बहुत समझदार है और हमें जनता की समझदारी पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं चाहिए। लगातार 2 चुनाव में, 2014 के आम चुनाव की बात कर लें, 2019 के आम चुनाव की बात कर लें, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से देश की जनता ने केंद्र में बैठाया है। और सरकार जो डिलीवरी कर रही है, सरकार, जनता बहुत एक एक पॉइंट देखती है कि जब हमने वादा किया, तो आप देखिए, ये अभी कह रहे थे कि आपने बहुत सारे वादे किए जो नहीं उतरे। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से वादे हमने किए जो जमीन पर उतरे हैं। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को हम घर दे चुके हैं। इस साल का जो बजट आया है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, बार बार रोजगार की बात करते हैं। सबको पता है कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक होता है, नियुक्तियां होती नहीं है। जो बेरोजगारी दर है वो पूरे देश में नंबर 1 या नंबर 2 रहती है, 28% रहती है। अगर देश की बेरोजगारी दर 7-7.5% है तो राजस्थान की 28%। ये फैक्ट है, हर महीने इसका आंकड़ा आता है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है जिसने 47 करोड़ लोगों को जनधन खाते खुलवाए। योगेंद्र जी, आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो कहा करते थे कि हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचता है। योगेंद्र जी, मोदी जी की जब से सरकार बनी है केंद्र में, 8 साल के अंदर हमने 27 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खातों में पहुंचाया है। 2.25 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिल चुका है और लगातार मिल रहा है। 3 करोड़ घर की बात मैं आपको कर चुका हूं। योगेंद्र जी, राजस्थान के अंदर जो है पानी का बड़ा संकट रहता है। हमने वो ग्रामीण क्षेत्र भी देखे हैं जहां माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर तक जो है घड़ी लेकर, मतलब चरी लेकर के जाती हैं और नंगे पैर जाना पड़ता है और बड़ी विषम परिस्थितियों से उनको घर में जो है पानी लेकर के आना पड़ता है। 2019 में मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम हर घर को नल से जोड़ेंगे और 9 करोड़ से अधिक घरों को हम नल से जोड़ चुके हैं। लेकिन देखिए, बड़ा दुख होता है बताते हुए कि राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत दिए, लेकिन ये जो सरकार है राजस्थान में, अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसने 5,000 करोड़ रुपए भी जल जीवन मिशन के तहत खर्च नहीं किए हैं। तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है और आक्रोश इस बात का है कि राजस्थान की अगर हम बात करें, भाई आप चुनाव में जाएंगे, आप मुझे एक मुद्दा बताइए कि हम इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे कि भाई आपने लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया क्या प्रदेश में जो बेरोजगारी की स्थिति वो सबको पता है, भ्रष्टाचार में आप नंबर 1 हैं, जो बजट की घोषणाएं हो रही है योगेंद्र जी वो धरातल पर लागू नहीं हो रही है। ये जो मुख्यमंत्री जी ने स्लोगन लगाया ना, बचत बढ़त और राहत वाला, जो है
ये बचत करते हैं, जो ये घोषणा करते हैं। पिछली बार मेरे हिसाब से 2,40,000 करोड़ का लगभग बजट था, ये खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं एक बार राजेंद्र जी हमारे साथ में हैं। सर, ये माना जा सकता है कि देखिए पॉलिटिकल जो हमारी स्थितियां बनने वाली हैं राजस्थान की, तो ये कोई नई बात नहीं है कि एग्रेसिवनेस और ये सारी चीजें आएंगी अब सामने। और मैं थोड़ा सा बदलाव पिछले कुछ समय से राजनीति में जरूर देख पा रहा हूं। पहले ये होता था कि जिस स्टेट में चुनाव होता है वहां पे सत्ता पक्ष में जो पार्टी बैठी है वो डिफेंसिव और सामने वाली पार्टी अग्रेसिव होगी, और होगी किसमें, स्टेट के मुद्दे को लेकर। लेकिन अब केवल राजस्थान की सियासत में केवल राजस्थान की सरकार और बीजेपी का नहीं, कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार होती है, पूर्ववर्ती सरकार नहीं। तो ये माना जा सकता है कि केंद्र बिंदु जो रहेगा उसे टारगेट किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है और बीजेपी को भी लगता है कि मोदी जी का चेहरा लेके आएंगे तो टारगेट भी नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ही होगी। और उसी को टारगेट करने के लिए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस, अभी जैसे भरत ने कहा कि हम 8 साल पहले जो वादे किए थे बीजेपी ने, हम उनको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो ये सब कुछ होगा जिसमें टारगेट केंद्र दिल्ली में बैठी सरकार और नरेंद्र मोदी भी होंगे कांग्रेस के निशाने पर। देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि केंद्र सरकार को निशाना बनाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपकी मान कर चलिए कि बिल्कुल इलेक्शन मोड पे एक तरह से सारी चीज़ें आ चुकी है। केवल आप ये बजट की बात देख लीजिए कि बजट के जो आना है वो भी घोषणाओं से भरा हुआ होगा, और निश्चित रूप से होगा ही होगा, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे और कोई XYZ हो। तो वो पार्टी अपनी बात को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई अभियान चलाती है, चाहे वो किसी तरह की यात्रा हो। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो लगभग उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस एक कदम बीजेपी से आगे हो गई कि वो पहले भारत जोड़ो अभियान चला, फिर उसके बाद में ये अभियान चला, जबकि अभी तक बीजेपी कुछ इस तरह का ज्यादा कदम नहीं उठा पा रही। तो इनकी जन आक्रोश यात्राएं चली, अब की बार 4 साल पूरे होने पर कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। उसके अंदर जन आक्रोश यात्रा चली पर वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। पर देखो, अब तो सब पार्टियों को उस इलेक्शन मोड में ही जाना है। उसके लिए आज आप कोई अभियान चलाओगे, 2 महीने बाद में आपको दूसरा अभियान लेके चलना, 3 महीने बाद में तीसरा अभियान लेके चलना पड़ेगा। आज आपके पास इशू जो भी बिंदु हैं, वो इलेक्शन के एजेंडा जो है वो आपका हो सकता है कि केंद्र का बजट है, केंद्र की योजना है। 2 महीने बाद में बीजेपी के पास स्टेट गवर्नमेंट को बजट को लेकर के, बजट घोषणाओं की या योजनाओं में जो कमियां रहेगी या जो भी है उनको लेकर के बीजेपी आगे आएगी। तो एक दूसरे के कमियां निकालने के लिए चलेगा ही चलेगा। ये तो कैंपेन इस तरह का चलना है। और आप कुछ नए मुद्दे लेकर के आएगी, वो दोनों पार्टियों को निशाना बनाएगी। इसलिए इस चीज को तो हमको भूल जाना चाहिए कि साहब कौन सी पार्टी कौन सा अभियान चला रही है, क्योंकि ये तो अभियान तो चलेंगे ही चलेंगे। और लगातार अक्टूबर तक, आप अक्टूबर ज्यादा से ज्यादा नवंबर के अंदर चुनाव होने हैं, सितंबर के एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आचार संहिता लग जानी है। तो इन सारी चीजों को देख करके जिस तरह से आगे बढ़ना है, वो हर पार्टी को अपनी एक बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना करके आगे बढ़ना होगा। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। जन आक्रोश यात्रा के बाद में अब इन्होंने कुछ न कुछ नई चीजें ला रहे होंगे, कहीं ना कहीं चीज देखेंगे। हो सकता है ये प्रतीक्षा ये देख रहे हो कि अपन बजट के बाद में जाकर के एग्रेसिव अपन वो करें। देखिए, बजट भी एक कारण है। बजट के दौरान ये बात तो सही है कि रणनीति बन जाएगी, और बजट सेशन के बाद में ये तल्खी और राजनीतिक दलों का एक्टिवनेस ज्यादा असर दिखाई देगा आपको कि कितने एग्रेसिव होकर के आते हैं एक दूसरे पे। जिसकी जैसी आरोप प्रत्यारोप में श्रद्धा होगी वैसे जरूर लगाएंगे वो। हाँ, तो भरत आपके पास में आऊंगा मैं। अभी आपने सुना कि आपके हारे और जीते हुए विधायक एक जागीरदार की तरह काम कर रहे हैं और पब्लिक साथ में नहीं जुड़ रही। ये आरोप आपका भी होता है इन पर, और ये बात सही है, पब्लिक किसी के साथ नहीं जुड़ती। क्यों? पब्लिक को ये लगने लग गया, एक तो इलेक्शन बहुत बार बार हो रहे हैं, उसके अलावा पब्लिक का जो मोटिव होता है केवल बस एक वोट तक, और वोट में भी ठीक है डाल देंगे। ये उदासीनता जो है पब्लिक के आंदोलनों से, आप देख लीजिए किसी में जिसका जो हित है, अगर मान लो किसी पार्टी ने किसी आंदोलन की लीडरशिप की, तो उसमें जो पीड़ित पक्ष से सिर्फ वही आएगा, आम जनता नहीं दिखाई देती है। पहले ये होता था, आम जनता साथ में होती थी, नेता कम होते थे, और उसी का व्यापक एक असर भी दिखाई देता था कि एक घबराहट होती थी कि पब्लिक जिस तरह से उमड़ रही है, ये हमारे खिलाफ उमड़ रही, जो सत्ता की कुर्सी पे बैठा हो, तो उसको चिंता होती थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसे चेहरे धरने प्रदर्शन में दिखेंगे राजनीतिक दलों को,
कि उनके साथ पब्लिक होती नहीं है। ये इस बीच आप लोगों के सामने ये चिंता का एक विषय भी होना चाहिए, पब्लिक क्यों नहीं जुड़ती है राजनीतिक दलों के साथ में, किसी के साथ भी। देखिए, अभी राजस्थान में हमने पूर्व में भी कई बार जब इस पर चर्चा हुई है तो मैंने ये कई बार बात कही है कि राजस्थान में पिछले 4 वर्ष में अगर आपने देखा हो तो पब्लिक ने अपना जो सोच है और अपना जो नजरिया है वो वोटों के माध्यम से उन्होंने बताया। और अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में 7 बार ने कांग्रेस ने जीत हासिल की, बीजेपी को जमानत तक जब्त करनी पड़ी। साथ में राज्यसभा के जब सांसदों के चुनाव हुए थे उसमें भी आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से अपने जो सांसद थे उन सांसदों का चुनाव किया। तो पिछले 4 वर्ष के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष की भूमिका देखी जाए तो वो शून्य है, नगण्य है। आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार में जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका हमने राजस्थान सरकार में निभाई है उतनी तो कांग्रेस की इस राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं निभा पाई है। तो जिस तरह की ये आरोप प्रत्यारोप की बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके बातों में ही सीमित रह जाती है। अभी किरोड़ी लाल जी ने भी अगर आपने देखा हो तो सतीश पूनिया जी पे इस तरह से बात की थी कि जब उन्होंने घाट की गुनी पे जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, शुरू में उनको किसी भी तरह का वहां पे कोई समर्थन नहीं मिला और कुछ दिन बाद वो जो आंदोलन था वो आंदोलन इनको भंग करना पड़ा। तो इनके में जो गुटबाजी है वो गुटबाजी सर्वविदित हो चुकी है। और साथ ही साथ अभी आशीष जी ने जिन बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया था मैं इनको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में सबका साथ सबका विकास के आधार पर सबको आवास की बात कही थी। आज कितने प्रधानमंत्री आवास हैं ये स्वयं जानते हैं। और सिर्फ बजट में अलोकेशन करने से काम नहीं होता, उसको धरातल पर भी लाना पड़ता है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया के अंदर गए साल जब बजट निकाला था केंद्र सरकार ने तो उसमें 60 लाख 5 वर्ष के अंदर नौकरी देने की बात की गई थी और 1 साल के अंदर मात्र 21,000 के आसपास की नौकरियां थी, यानी कि 12 लाख नौकरी होनी चाहिए थी लेकिन कितनी नौकरियां थी। साथ ही साथ सम्मान निधि की आप बात करते हैं 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिल रहे हैं उसके अंदर, इससे ज्यादा तो किसान ऊर्जा मित्र में प्रति वर्ष 1,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली बिल के अंदर माफ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब आप जल जीवन की बात करते हैं तो मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूँ ईआरसीपी के अंदर क्यों आपके 25 सांसद चुप है, जब ईआरसीपी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए, 9,000 करोड़ का 9,600 करोड़ का प्रावधान कर दिया। बार बार उन्होंने विधानसभा के अंदर भी ये बात कही और अभी भी विधानसभा में जब सीएम साहब ने माननीय राज्यपाल साहब के अभिभाषण पे रिप्लाई दिया था तब उन्होंने कहा था कि दौसा में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्यों नहीं आप उस पर बात करते हैं। क्योंकि ईआरसीपी यहाँ पर आती है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो आप ये देखिए कितना यहाँ पे चौमुखी विकास हो गया, औद्योगिक विकास होगा, किसानों के हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों किसानों से मन मुटाकर बैठी है। और इसका खामियाजा आप देखिएगा 2023 में इनको मिलेगा, क्योंकि अभी जब भारत जोड़ो यात्रा दौसा के अंदर से गुजरी थी उसने रिकॉर्ड बनाया था, 1.25 लाख से ज्यादा लोग दौसा के अंदर जुटे थे माननीय राहुल गांधी जी के साथ। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इनको जन आक्रोश पब्लिक के मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के। चलिए आपसे ही मैं बात करता हूँ। जो भारत जोड़ो यात्रा आप लोगों की हुई उसके बाद में अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा, पब्लिक का रेस्पॉन्स क्या है, आपका क्या दावा है इसको लेके? देखिए, मैं स्वयं पिछले 26 जनवरी से मालवीय नगर विधानसभा में डॉक्टर अर्चना शर्मा जी जो हैं वो प्रतिदिन अपने जो भी वार्ड है उस वार्डों में जा रही है और मैं स्वयं उस वार्ड में उपस्थित होता हूँ प्रत्येक दिन। तो जो पब्लिक का रुझान है वो पब्लिक का रुझान यह है कि वो बेरोजगारी से तंग है, वो जो महंगाई इस कदर से बढ़ चुकी है, क्योंकि जब सुबह इंसान उठता है उसकी जेब पर इस तरीके से मोदी सरकार ने मार रखी है कि आटा, तेल, चाय, चीनी के ऊपर जीएसटी है, रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं, उन सब से वो इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्हें इस बार परिवर्तन चाहिए। कई बार महिलाओं से जब हमने बात की तो महिलाएं इस तरह से त्रस्त है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो बचत, राहत और बढ़त की बात इस थीम में इस बजट में कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर आने वाला है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से इस बजट में हमने उम्मीद की थी वो किसी न किसी तरीके से पेट्रोल डीजल पे कोई ना कोई राहत देंगे, रसोई गैस पे राहत देंगे, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए अलग से बजट लाने वाले हैं। कृषि के लिए पहले से वो बजट लेकर आए थे और आप देखिए बजट लाने के साथ साथ आज राजस्थान देश में दूसरे नंबर पे जीडीपी में है, प्रति व्यक्ति आय 26.41% यहाँ राजस्थान की बढ़ गई है। कोरोना के जैसे समय में मैनेजमेंट करने के बाद जहां 2 साल इस देश ने अर्थव्यवस्था का जो कमी थी उसके होने के बावजूद भी आज प्रत्यक्ष कर में बढ़ा है राजस्थान की जो कर है। चलिए मैं वापस आऊंगा, एक मैं सवाल का जवाब चाहूंगा आशीष जी आपसे, हालांकि आपकी पार्टी के नेता दे चुके, क्योंकि जो हाथ से हाथ जोड़ अभियान चला रही है कांग्रेस उसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिन से अशोक गहलोत, हालांकि वो तो कहते हैं कि सरकार रिपीट करेंगे और ये अब की बार हमारा एक मेन एजेंडा है। पहले 156 सीट का जिक्र किया उन्होंने कि भाई पहली बार जब मैं बना था तो 156 सीटें मुझे मिली थी, अब की बार जो मेरा मैनेजमेंट है मेरे को भरोसा है, अंदर से भरोसा है कि मैं सरकार रिपीट करूंगा, ये बात। दूसरा, राजेंद्र जी ने भी कहा कि कंटिन्यूटी नहीं है,
बीजेपी में अभी, वो बात ठीक है कि बिल्कुल किया उन्होंने, और जन आक्रोश सभाएं भी की, यात्रा भी निकाली, लेकिन अभी जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसका एक अभाव दिखाई दे रहा है। देखिए योगेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान की राजनीति को दशकों से कवर कर रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी का ट्रैक रिकॉर्ड हम सबको पता है। 98 से 2003 तक सरकार चलाते हैं, 156 से 56 पर आ जाते हैं। 2008 से 13 में सरकार चलाते हैं, 5 साल सरकार चलाने के बाद 21 सीटों पर सिमट के रह जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी ने ये जो बयान है पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान दिया है। वो चाहते हैं किसी तरह से चुनावों तक उनकी कुर्सी बची रहे, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनता भी चाहती है ना, जनता क्या चाहती है? भरत जी ने बोल दिया कि जनता परिवर्तन चाहती है, तो जनता परिवर्तन चाहती है क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं भाई, आप अपराध को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी राजस्थान में सर्वाधिक इन्होंने कब कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है? अभी बोला है केंद्र सरकार ने अभी बोला इन्होंने कि हम जहां जहां जा रहे हैं वहां जनता परिवर्तन चाहती है कि केंद्र जनता सरकार परिवर्तन चाहती है। इन्होंने जनता परिवर्तन चाहती है बोला भी, आप बिल्कुल रिकॉर्ड चाहती जाके है देख कि लीजिए, केंद्र सरकार में देख भारतीय लीजिएगा जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने ये बोला है नहीं, कि लेकिन चुनाव तो आप राजस्थान का लड़ रहे हो, अभी केंद्र का परिवर्तन का वक्त आएगा जब वो परिवर्तन देखा जाएगा। जो भी तो वो सच निकल जाता है। देखिए योगेंद्र जी कहता है कई बार सच निकल जाता है, भारतीय जो सच जनता है वो पार्टी प्रदेश में कोई काम कर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के अंदर जो बड़े बड़े जुमलेबाजी की, चलिए वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक बार आशीष जी से जवाब दिलवा देता हूँ और आपको। जहां तक जी। आपने कंटिन्यूटी की बात की योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की, तो हम तो संगठन आधारित पार्टी, हम सरकार का आधारित- दावा है सर, ये सरकार का दावा है, गहलोत साहब का दावा है, कांग्रेस का दावा है ये। नहीं, कांग्रेस के दावे से कुछ नहीं होता ना। हम कांग्रेस के दावों पे हमारी पार्टी का आधार नहीं ना, हम तो संगठन आधारित पार्टी हैं। हम 52,000 बूथों में से 49,000 बूथों पर हमारी बूथ समितियों का गठन हो चुका है। हमने अभी 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा निकाली है, फिर जन आक्रोश हमने रैली की है 200 विधानसभाओं में, जिसमें जनता का अपार समर्थन हमको मिला है। उसके बाद जब अभी प्रदेश कार्यकारिणी में जब जेपी नड्डा जी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, तो हमने डोर टू डोर की बजाय, भारतीय जनता पार्टी अब तक चुनाव में डोर टू डोर संपर्क करती थी, हमने इस बार तय किया कि हम डोर टू डोर संपर्क नहीं करेंगे, हम हाउस टू हाउस जाएंगे, घर से हर घर जाएंगे। हमारे जो संगठन का विस्तार है वो पन्ना प्रमुखों तक, पन्ना समिति तक हमारा संगठन का विस्तार हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली, परिवार में भी जाओगे सर, डोर को तो आपको टच करना ही पड़ेगा, उसी से तो जाओगे। नहीं, पहले तो क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता था, डोर पे जाता था, संपर्क करता आ जाता। अब की बार हम घर तक जाएंगे, बैठेंगे, उसकी समस्या सुनेंगे, बिल्कुल, और उसकी बात सुनेंगे। हम अपना नहीं बोलेंगे, उसकी बात सुनेंगे। और जहां तक विरोध की बात है, अभी कह रहे थे भरत जी की भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती है, चाहे विधानसभा का घेराव करना हो, चाहे संभाग स्तर पर जन आक्रोश रैलियां निकालनी हो, चाहे हमको धरने प्रदर्शन करने हो। लेकिन इनको इस बात का जवाब देना चाहिए योगेंद्र जी की पिछले 4 साल ये सरकार अपना पूरा कर चुकी है। मैं आपको अभी 40 एमएलए के नाम गिना सकता हूं जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं और जिन्होंने कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया है। अगर हम बात करें तो देखिए, इनकी सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी सरकार में मंत्री बने हुए हैं ना, आए दिन सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। गिरिराज मलिंगा जी कांग्रेस के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो नहीं है। खिलाड़ी लाल बैरवा जी किसके विधायक हैं? अमीन खान जी किसके विधायक हैं? आपके दीपेंद्र सिंह शक्तावत किसके विधायक हैं? आपके वेद प्रकाश सोलंकी जी कौन है? आपके भरत सिंह जी कौन है? अमीन खान जी कौन है? दिव्या मदेरणा जी, ये सब सरकार के खिलाफ मुखर हैं, क्योंकि सबको लग रहा है। कल आप देखिए बलजीत यादव, उससे आपको लग रहा है कि नुकसान होगा कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को नुकसान नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है बेसिकली, हमको ये समझना पड़ेगा कि अब ये विधायकों को बात समझ में आ गई है कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ बिगुल नहीं बजाएंगे, अगर हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, तो हम जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे? ये एग्जिट देख रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ बोल करके एक रास्ता देख रहे हैं, किस तरह से बाहर निकलने का रास्ता देख रहे हैं। वो प्रक्रिया योगेंद्र जी प्रारंभ हो चुकी है राजस्थान में। मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले भरत, आपने सुना एग्जिट गेट देख रहे हैं क्या कि हम सकरी गली से निकल सकें? विधायक जो आरोप लगा रहे हैं, और ये बात जो आशीष जी कह रहे हैं आपने सुना भी होगा। देखिए, आशीष जी को एक बात समझनी चाहिए कि जो सरकार होती है, सरकार किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है। सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से हर चीजों को धरातल पर पहुंचाया जाता है, जनता तक पहुंचाया जाता है। और ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी खूबी है कि जब कोई अधिकारी या कोई आला अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति काम नहीं करता, तो हमें पूरा इसका मिला हुआ है इजाजत कि हम उसके खिलाफ अपनी बात को रख सके। और आप देखिए, इन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक वो प्रमुख मुखर रूप से इन चीजों को बोलते हैं, डरते नहीं है मोदी जी के सामने बोलने के जैसे। यहाँ पर सरकार की अगर कोई गलती है, जनता में अगर उसका हित कोई आ नहीं रहा है,
तो वहां पे बोलने की बिल्कुल बात रखी जाती है। दिव्या मदेरणा जी जो अस्पताल ने गलती की थी उस अस्पताल के खिलाफ बैठी, अगर कोई कमी थी तो उसके खिलाफ बैठी। और राहुल गांधी जी हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर अपनी ही सरकार में कोई कर्मचारी कोई अधिकारी गलत तरीके से कर रहा है तो आप उसकी आवाज को उठाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ या आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपका दावा है कि इंटरनल योगेंद्र जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम आपके यहाँ पे मजबूत है, निश्चित तौर वो पर, कारण है। निश्चित तौर सुना पर आपने कि इंटरनल हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पे सिस्टम मजबूत है, इस वजह से आवाज उठा रहे हैं लोग। स्वतंत्रता है बोलने की। योगेंद्र जी, हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता है योगेंद्र बोलने जी की। जवाब हमने सुनिए, देखा है, सुनिए, सुनिए। योगेंद्र जी हमने कांग्रेस का इंटरनल डेमोक्रेसी भी देखी है। इनका पूरा तंत्र जो है छिन्न भिन्न हो चुका है। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। सरकार में मंत्री अशोक चांदना जी, उन्होंने पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री जी मुझे जलालत का अनुभव होता है, ये जो आपके कुलदीप राका जी है ना, इन्हीं को सौंप दीजिए सारे विभागों का कार्यभार। क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने सौंपा क्या? कोई निस्तारण नहीं हुआ है, कहीं किसी का निस्तारण हो नहीं रहा है। सारे विधायक, अधिकतर मंत्री भी सब परेशान हो रहे हैं। और आपने तो जितनी सरकार लूट की छूट इस सरकार ने दे रखी है, ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं चलिए, हुआ है। आप क्यों नहीं विधानसभा के पटल पर बात लाते हैं? क्यों विधानसभा में चुप रहते हैं आप? जब विधानसभा में अगर आपके पास इतने सारे दस्तावेज होते, इतनी सारी बातें चलिए, होती मैं हैं, राजेंद्र जी के तो पास जाना विधानसभा चाहूंगा। के राजेंद्र पटल जी, पर सुनने राजेंद्र क्यों जी, जाते हैं आप? अब बात आती है कि इंटरनल जो डिफरेंसेस उनको लेकर के बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है, और कोई नई बात नहीं है। अभी भरत का कहना है कि हमारे विधायकों ने अगर सरकार के ऊपर कोई बात कही है तो उसकी वजह थी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम आदमी के लिए लड़ते हैं, आम जन के लिए लड़ते हैं, इस वजह सारी चीजें सामने। ये गले उतर पाएगी किसी के कि मंत्री जो बोल रहे हैं कटघरे में खड़े कर रहे हैं वो? नहीं, देखिए, इन सबको बिल्कुल अलग कर दें अपन। और मैं आशीष जी वाली बात पे एक बात जोड़ना चाहूँगा कि आशीष जी आपने इतने नाम गिनाए, अगर आप इनमें 2-4 बीजेपी वालों के नाम गिनाते कि जो साफ सरकार के खिलाफ जनता के पक्ष में मुखर होकर गए तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि हाँ, बीजेपी वास्तव में सरकार के खिलाफ एक पूरा एजेंडा लेकर के आ रही है। पर अभी तक मेरे को लगता है कि अपन कहीं उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, इसलिए अपन अपनी बात को नहीं कह पा करके उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, अब चुनाव का मोड है, चुनाव के मोड के अंदर हर व्यक्ति दो तरीके चलेगा। एक पार्टी के रूप में, पार्टी के सदस्य के रूप में चलेगा, एक वो अपना कहीं ना कहीं अपना हित भी देखेगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को तो हमको भूल जाना चाहिए कि कौन किसके पक्ष में बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे सोलंकी जी हो, चाहे बेरवा जी हो, चाहे और कोई भी हो, XY मलिंगा जी हो, चाहे कोई भी हो, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपनी बात भी पहुंचानी है। अब वो इस तरीके से पहुंचाएंगे अपनी बात, निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म यही लेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन को अपने को चुनाव मैं लड़ना आपकी है। बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। आजकल एक एजेंडा हो गया कि अगर कहीं काम या कोई जवाबदेही बनती है तो कम से कम आप जनता की आवाज देकर के अपनों को घेरना पड़े तो घेर सकते हो, ताकि उसे आप चाहे एग्जिट गेट मान करके चलें या फिर आप मान के चले कि मैंने आपकी आवाज में, मेरे खुद के संगठन के खिलाफ भी मैंने आपकी आवाज उठाई है। पब्लिक प्रभावित होती है इससे, या लोगों को लगता है कि बेवकूफ बना रहा है ये? तो देखिए, ये इन चीज़ों का कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जो कुछ होगा जब इलेक्शन के टाइम पे, जिस टाइम पे पोलिंग का टाइम आएगा, उस टाइम पे जो मुद्दे होंगे, जो इश्यू होगा, जो उसी टाइम पे सडनली जो तैयार होगा, वही चीज़ काम करेगी, बाकी चीज़ें काम करने वाली नहीं है। जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। और हम बात कर रहे थे खास खबर में हाथ जोड़ो अभियान की। ये देखिए, जैसे जैसे समय आएगा, चुनाव नजदीक आएंगे, इसी तरह से बहुत सारे एजेंडे सामने आएंगे, तलखियां बढ़ेंगी, रणनीति जो है उसमें काफी फेरबदल किए जाएंगे। एक रोचक मोड़ पे धीरे धीरे, पहले इतनी जल्दी नहीं होती थी राजनीतिक दलों में तैयारियों की, लेकिन अब एक पार्टी करती है तो दूसरी को भी करना पड़ता है। हम देखते थे इलेक्शन का टाइम होता है, उसे 5-6 महीने पहले पार्टियां उस मोड़ पे आती हैं, लेकिन आजकल पहले साल से मोड़ पे रहती हैं कि चुनाव हो तो जल्दी से अब हमें अवसर मिले। खैर देखिए, ये तो जनता है, अवसर किसको देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।